नमस्कार, मैं विवेक उनियाल और आप देख रहे हैं डीवीएम न्यूज। आज फिर विद्वानों की गोष्ठी और एक खास मुलाकात में हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक विद्युत जन से, जो कि धर्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, कर्मकांड के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ज्योतिष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ऐसे एक विद्वान जो कि श्री गायत्री वैदिक ज्योतिष केंद्र एवं शोध संस्थान के संस्थापक एवं श्री दर्शन महाविद्यालय ऋषिकेश में विगत 13 वर्षों से अध्यापन के तौर पर अपनी सेवा देने वाले श्री कमल डिमरी जी। नमस्कार गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे डीवीएम न्यूज चैनल में। और कुछ प्रश्नों की कड़ी है और बात करेंगे। तो सर्वप्रथम तो हम अपने चैनल और चैनल के जो दर्शक हैं वो आपका परिचय जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। तो सर्वप्रथम तो आप अपना परिचय देने की कृपा करें। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ डीवीएम न्यूज चैनल की पत्रकारों के लिए और रिपोर्टर्स के लिए, जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे ऋषिकेश में चुना है। मैं अपना क्या ही परिचय दूं, फिर भी जैसे कि विवेक जी ने आदेशित किया है, तो कुछ मैं कहूँगा कि मैं बाल्यकाल से ही ज्योतिष का एक छात्र रहा हूँ और वर्तमान में भी छात्र ही हूँ। बाल्यकाल में मेरे दादाजी जो गांव में पूजा पाठ इत्यादि का कार्य करते थे, तो उनके साथ मैं ये पूजा जजमानी इत्यादि संभालता था बचपन से ही। और वो बचपन में जब खाली समय होता था मेरे स्कूल से आने के बाद, तो मुझे कुछ जैसे कर्मकांड की पुस्तकों का परिचय देना और कर्मकांड के मंत्रों को अभ्यास कराना, ज्योतिष के कुछ विशेष गणित का अभ्यास कराना। बाल्यकाल में ही मैं संस्कृत में आने से पूर्व ही ज्योतिष में जन्मपत्री निर्माण करने में मैं दक्ष हो चुका था। और दादाजी के जब मैं यहाँ से ऋषिकेश से वापस घर जाता था दादाजी के साथ, और तत्पश्चात जब दादाजी इस कार्य को करने में अक्षम हो गए, तो उनके बाद मैंने भी कुछ समय जजमानी घर में संभाली। और उसके पश्चात मैं कुछ समय पंजाब अपने चाचा जी के साथ रहा, वहां भी मैंने उनका काम ज्योतिष का संभाला। तत्पश्चात कुछ समय मैं शिशु मंदिर में भी अध्यापन कार्य किया, और लगभग आज से 13 वर्ष पूर्व मैं श्री दर्शन महाविद्यालय ज्वाइन कर चुका था, और तब से आज तक अहर्निश वहां पर मैं अपना अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं श्री गायत्री वैदिक ज्योतिष केंद्र एवं शोध संस्थान नाम से एक रजिस्टर्ड बिजनेस विदेशों में भी मेरा चलता है और भारत में भी चलता है, जिसकी फिलहाल तो एक ही शाखा है। एक शाखा हमने पंजाब में खोली थी, लेकिन वहां पर जो विद्वान थे वो फिलहाल विदेशों में जा चुके हैं, तो वह शाखा अभी चल नहीं रही है। ऋषिकेश की शाखा पूर्ण रूप से काम कर रही है। इसमें वैदिक ज्योतिष और वैदिक कर्मकांड पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ज्योतिष का फायदा और कर्मकांड का फायदा नहीं मिल पाता, लेकिन हमारे पास जो लोग आते हैं हम उनको पूर्ण रूप से उसका लाभ प्रदान करते हैं। गुरुजी, जब बात हो रही ज्योतिष की, और ज्योतिष जो है आज देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी माना जा रहा है, फॉरेनर के द्वारा बहुत ज्यादा आस्था रखी जा रही है ज्योतिष में। तो एक प्रश्न है कि ज्योतिष है क्या है ज्योतिष और क्या लाभ है इसके? बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले तो आज के समय में ज्योतिष को एक भ्रामक सा बनाया गया है, और बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हम जब तक ज्योतिष की गहराई को नहीं समझ पाएंगे, ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों को, मूलभूत जड़ को नहीं समझ पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम ज्योतिष को कुछ समझ पाए हैं। ज्योतिष का आज के समय में लोगों ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। और मेरे गुरुजी जिन्होंने मुझे अध्ययन कराया था, उन्होंने कहा था कि विद्या एक माँ की तरह होती है, इसका माँ की तरह ही पालन पोषण आपको करना है, तो ये आपका पालन पोषण करेगी। अगर आप इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देंगे तो ये आपको हानि पहुंचानी शुरू कर देगी। सबसे पहले तो आज के टाइम में जो लोग ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं, सभी नहीं, कुछ लोग, उन्हें यह नहीं पता कि वास्तव में ज्योतिष की जड़ कहाँ है, ज्योतिष का मूल कहाँ है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न ये रहा कि ज्योतिष क्या है। तो ज्योतिष प्राचीन काल से ऋषि मुनियों के द्वारा तप किया हुआ, तप करके एक निचोड़ा हुआ ज्ञान है। हालांकि वेदों में ज्योतिष है,
पर किस तरह से है, कुछ कहीं पे है, कुछ कहीं पे, एक आध मंत्र में किसी चीज का परिचय है, दूसरे मंत्र में किसी चीज का परिचय है। आप उठा लीजिए पुरुष सूक्त को, पुरुष सूक्त के कुछ मंत्रों में ज्योतिष का परिचय है, जैसे कि आकर्षणेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्। इसमें बताया गया है कि ये जो हमारा सौर मंडल है वहां पर एक आकर्षण है, और उस आकर्षण के माध्यम से ये ग्रह नक्षत्र ताराएं आपस में बंधे रहते हैं और उसी दूरी पे घूमते हैं। नहीं तो पता चला कि एक यहां खिसक गया और दूसरा, लेकिन वो आकर्षण के माध्यम से जुड़े हुए हैं आपस में। इसके अलावा कई जगह रुद्र सूक्त में आप चले जाइए, वहां पर हमारे ज्योतिष का वर्णन है, विशद वर्णन। लेकिन क्या है कि वो छुटपुट था, तो ऋषियों ने क्या किया, तप किया। तप के अच्छा आप देखिए कि मानव जीवन का एक स्वभाव होता है कि वो किसी चीज को देखता है सामने, तो उसके प्रति जानने के प्रति उसकी उत्कंठा होती है कि क्या है ये। तो वैसे ही ऋषियों के मन में, जब ऋषियों ने रात्रि को विचरण किया तो देखा कि आकाश में बहुत सारे तारे हैं, ग्रह मंडल हैं। उन्होंने देखा कि ये चमचमाते हुए चीजें क्या हैं। उन्होंने उस पर अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन करना शुरू किया तो उन्होंने फिर उसके लिए तप किया, क्योंकि प्राचीन काल में ये जितने यंत्र संयंत्र हैं जो विज्ञान ने आज बनाए हैं वो प्राचीन काल में नहीं थे। तो ऋषियों ने उसको तप के माध्यम से जाना। आज तो हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, कई प्रकार के वैज्ञानिक यंत्र हैं, टेलीस्कोप है, कई सारी चीजें हैं जिनसे हम हर एक हलचल को देख सकते हैं। लेकिन तत्कालीन समय जो प्राचीन काल था, वैदिक काल, उस समय तो तप ही एक माध्यम था। तो जिन ऋषियों ने इतना तप करके इस ज्योतिष को संजोया है, हम उसको गलत दिशा में लेके जा रहे हैं मात्र कुछ चंद पैसों के लिए। तो ये एक ठीक नहीं है। एक ग्रंथ है पाणिनीय शिक्षा, उसमें ज्योतिष के विषय में कहा है कि छंदम पादोत वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते ज्योतिषाम मयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्र मुच्यते। ज्योतिष नेत्र है, ये आपको दिखाता है। क्या दिखाता है? वो ज्योतिष के कई ग्रंथों में उस पर चर्चा हुई है कि ज्योतिष दिखाता है आपको कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। वो बदल नहीं सकता है। कई ज्योतिषियों को मैंने देखा है कि जो चैलेंज करते हैं कि हम आपका भविष्य बदल नहीं, ये आपको केवल दिखाता है किस तरह से कि दीपो यथा वस्तु घनांधकारे, जिस प्रकार से एक अंधेरे कमरे में वस्तुएं रखी हुई हैं, लेकिन उनको देखने के लिए आपको प्रकाश की आवश्यकता रहेगी। तो प्रकाश का काम करता है ज्योतिष, और ज्योतिष को पढ़ने वाला, ज्योतिष का अध्ययन करने वाला कभी भी नरकगामी नहीं होता है, ऐसा महर्षि वराहमिहिर जी कह रहे हैं। उन्होंने एक श्लोक लिखा है कि न सांवत्सर पाठी नरकेषुपपद्यते ब्रह्मलोक प्रतिष्ठाम च लभते देव चिंतक। लेकिन इसका नियम है, ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने का एक नियम है। उसको, जैसे आपने पूछा ना कि ज्योतिष क्या है, इसमें सिद्धांत है, संहिता है, होरा है। इन तीनों का समग्र अध्ययन करने पर ही ज्योतिष आप ज्योतिष को समझ सकते हैं। यदि आपने सिद्धांत को नहीं पढ़ा, आपने संहिता को नहीं पढ़ा और सीधा आपने होरा पढ़ करके लोगों की कुंडलियों का फलादेश करना शुरू कर दिया, तो आप आधे अधूरे ज्योतिषी हैं। यानी ज्योतिष समग्र रूप में एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष है। आज वर्तमान समय में ज्योतिष की कई शाखाएं हो चुकी हैं। ज्योतिष में सिद्धांत, संहिता, होरा तो पहले से चले आ रहे थे। उसके बाद आज वर्तमान में प्रश्न, शकुन, ताजिक, जातक और अब केरल और सामुद्रिक और वास्तु, इतने सारे इसमें जुड़ चुके हैं। जुड़े निकले वहीं से हैं, संहिता के विभाग से निकला है वास्तु, सामुद्रिक, शकुन। तो जब तक हम संहिता को ठीक से नहीं पढ़ेंगे, हम वास्तु कैसे जान लेंगे? जब तक हम पूरे गणित शास्त्र को नहीं पढ़ लेंगे, हम कुंडली कैसे बनाएंगे? तो आज के समय में ज्योतिष को जानने वाला बहुत कम व्यक्ति मिल रहा है। तो ज्योतिष एक बहुत विशाल वृक्ष है, इसकी अलग अलग टहनियां हैं, और इसको मैं कहता हूं कि इसको पहले समग्र अध्ययन करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। आपका ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक बात और है कि ये शास्त्र बहुत पुण्यदायी शास्त्र है। केवल जन्मपत्री वर्ष फल तक सीमित नहीं है, या हाथ देखने तक सीमित नहीं है। ये पुण्यदायक शास्त्र है। जो इसका अध्ययन करता है वो निश्चित रूप से धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति करता है। मोक्ष इसके बाद
जब इसका समग्र अध्ययन कर लिया जाएगा और आगे इसमें बहुत आगे बढ़ा जाएगा, पूर्ण रूप से इसका अध्ययन करने के पश्चात मोक्ष भी ये देता है, लेकिन उसके लिए बहुत अध्ययन लगता है। तो एक सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि तस्मात् द्विजय रदनीयम एतत् पुण्यम रहस्यम परमम च तत्त्वम यो ज्योतिषम वेति नरः सम्यक धर्मार्थ कामान लभते यशश्च। और ये धर्म, अर्थ, काम और यश की प्राप्ति कराता है। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि वेद के बराबर ज्योतिष का पुण्य है। तो जैसे आपने अपने उत्तर में अभी कहा था कि कई ज्योतिषी जो होते हैं वो कह देते हैं कि हम आपका पूरा जो है भविष्य बदल देंगे, अगर आप उनके हिसाब से जो भी वो देखते होंगे या पूजा करते होंगे उस हिसाब से वो कहते हैं कि वो पूरा आपका भविष्य बदल देंगे। इसी दृष्टि में अगर हम देखें कर्मकांड जिसमें कि पूजा पाठ आदि होता है, तो इसमें एक जाति है जो कि ब्राह्मण जाति के लोग ही इस कार्य को कर सकते हैं। तो ऐसे क्या ज्योतिष में भी कुछ ऐसा है, कोई सीमित जाति है कि इसी जाति के लोग कर सकते हैं या हर कोई कर सकता है? नहीं, ज्योतिष का जब आरंभ हुआ था तो ज्योतिष के लिए कुछ क्राइटेरिया सेट किए गए थे। हर एक चीज के लिए क्राइटेरियाज होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं ज्योतिषी हूं तो मैं सब कुछ जान सकता हूं, नहीं, मेरे भी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो ऐसे जब जॉब के लिए क्राइटेरिया हो सकता है कि भाई टीचिंग वही करेगा जो जिसने बीएड कर रखा होगा, और अपना क्या बोलते हैं इंजीनियर वही जेई वही बन सकता है जिसने इंजीनियरिंग करी हो, इलेक्ट्रिक जेई मतलब विद्युत विभाग में जेई वही बन सकता है जिसने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, ऐसे सिविल के लिए सिविल इंजीनियरिंग। तो जब हर एक चीज के लिए क्राइटेरिया है तो ज्योतिष के लिए भी कुछ क्राइटेरिया थे। एक नारद जी ने ज्योतिषी के लिए एक क्राइटेरिया रखा है कि एक तो ये कहते हैं कि केवल इस, जैसे मैंने अभी आपको पहले एक श्लोक बताया कि तस्मात् द्विजय रदनीयम एतत्, द्विजय इसको अध्ययन करने का अधिकार द्विज को है। और यहां तक कि आप अगर बृहत संहिता या अन्य पूरा प्राचीन ग्रंथों को उठाएंगे तो आप स्पष्ट रूप से पाएंगे कि वहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसका अध्ययन अध्यापन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये मैं शास्त्रों से कह रहा हूं। और नारद जी ने कहा है कि ये जो त्रिस्कंधात्मक शास्त्र है कि कहते हैं कि त्रिस्कंधो दर्शनीय सोत स्मार्त क्रिया पर निर्दाम्बिक सत्यवादी दैवज्ञो दैवविद स्थिर। ये इसके लिए क्राइटेरियाज हैं। जो श्रौत स्मार्त कर्मों को करता हो, अब श्रौत स्मार्त कर्म करने का अधिकार किसको है? ब्राह्मण को। श्रौत यानी श्रुति जिन कर्मों को प्रतिपादित करती है, स्मार्त यानी स्मृतियां जिन कर्मों को प्रतिपादित करती हैं। अब द्विज, यहां पर द्विज का एक शब्द आया है। द्विज का अर्थ होता है जिसका दूसरा जन्म हो चुका है। दूसरा जन्म इसमें केवल, अब जो द्विज हैं वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं, शूद्र नहीं है, क्योंकि उनको यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है अगर आप शास्त्रों को उठाएंगे। तो इसमें द्विज अगर हम शब्द को लेंगे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं। लेकिन ज्योतिष का अध्ययन करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को बताया गया है। ऐसा कई ग्रंथों में मैं प्रतिपादित कर सकता हूं। गुरुजी, ज्योतिष की वैज्ञानिकता क्या है, इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। दूसरी बात वो कहते हैं कि कोई न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तीसरी बात, देवी भागवत में और ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक श्लोक आता है, श्लोक विस्मृत हो रहा है, उसमें ये कहा गया है कि हम भागवत जी में भी है कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुखम भय क्षेमः कर्मेणाभिपद्यते। तो यानी हमको जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, और कर्मों का फल कभी क्षीण नहीं होता है। ना क्षीयते ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सते, करोड़ों कल्प बीत जाने पर भी हमारा कर्म समाप्त नहीं होता है। तो ये ज्योतिष जो है ना वो हमारे कर्मों के आधार पर हमारी चीजों को दिखाता है। ज्योतिष में एक ग्रंथ है लघु जातकम, उसमें लिखा हुआ है कि ये जो जन्म पत्रिका है ये हमारे
पिछले जन्मों के कर्मों का एक लेखा जोखा है, जिसको कि ज्योतिषी पढ़ करके हमको बताता है, उसको कम नहीं कर सकता है। तो ये इसमें वैज्ञानिकता, सबसे बड़ी वैज्ञानिकता तो ये है कि आप देखिए कि सुबह से शाम तक, दिन रात्रि से सुबह तक, पूरे जीवन में ज्योतिष का कहीं ना कहीं प्रभाव है। जैसे आजकल आप मौसम देख रहे हैं, ठंड है तो लोग धूप में बैठ रहे हैं, तो धूप क्या है? सूर्य है। सूर्य की ताप से हम प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे उसकी जो सूक्ष्म किरणें हैं उनसे भी हम प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे चंद्रमा की सूक्ष्म किरणों से हम प्रभावित हो रहे हैं, मंगल की सूक्ष्म किरण, जितने ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में, हम उनसे प्रभावित हो रहे हैं। और उनका प्रभाव हम पर किस तरह से पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ये हमारी जन्म पत्रिका निर्णय करेगी। क्या हमारे ऊपर उनके पॉजिटिव प्रभाव है, नेगेटिव प्रभाव है, ये हमारी जन्म पत्रिका हमको डिसाइड करेगी। मानव जीवन है, उस पर ज्योतिष का कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसे आपके पिछले प्रश्न में मैं वैज्ञानिकता बता चुका हूं कि व्यक्ति के जीवन पर ना क्षण प्रति क्षण ज्योतिष का प्रभाव है। व्यक्ति के ही नहीं, मानव पे ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्षों, इवन कि आपके ये जो पत्थर है ना, इन पर भी ज्योतिष का प्रभाव है। और बहुत पुराने समय की बात है कि मैं एक बार बचपन में अपने दादाजी के साथ पूजा करने कहीं जा रहा था जजमाने में, तो बंदर का बच्चा हुआ, और बंदर का उन्होंने पता नहीं क्या हुआ, पत्थरों पे कुछ रेखाएं खींची, और रेखाएं खींच करके उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। मैं अचंभित रह गया। मेरे दादाजी भी बैठे हुए थे, हम सामने देख रहे थे। दादाजी ने पंचांग निकाला, पंचांग निकाल के देखा कि उस समय मूल चल रहे थे, मूल नक्षत्र चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे दादाजी ने कहा कि बेटा देख, ज्योतिष का प्रभाव इन बंदरों पर भी है और इनको भी ज्ञान है ज्योतिष का। इन्होंने इस मूल में पैदा हुए बच्चे को जीवित नहीं रखा, इन्होंने मार दिया इसको। और उस समय कोई एक अशुभ योग भी चल रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे को इसलिए नहीं रखा कि वो पूरी कम्युनिटी को खराब कर सकता था। इस तरह का कुछ योग चल रहा था, मेरे दादाजी ने मुझे प्रतिपादित किया, तो उन्होंने उस बच्चे को मार दिया। यानी हम समझ सकते, हमको नहीं लगता है, हमको नहीं फील होता है, लेकिन हमारे जीवन में ज्योतिष का क्षण प्रति क्षण प्रभाव है, क्षण प्रति क्षण। आप देख लीजिए, आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर कोई विवाह जो है असमय किया जाता है, तो उन विवाहों में थोड़ी दिक्कतें आती हैं। जो समय पे किया जाता है, मुहूर्त पे किया जाता है, आजकल इन सब चीजों में भी लोग केवल दिखावा मात्र करने लग गए हैं, और इस दिखावे के कारण से धीरे धीरे समाज में विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं। और वो उन विकृतियों का कारण यही है कि हम अपने शास्त्रों से भाग चुके हैं। ज्योतिष को हम मानने के लिए तैयार नहीं है, वेद को हम मानने के लिए तैयार नहीं, कर्मकांड को हम मानने के लिए तैयार नहीं, और फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो विकृतियां तो होंगी ना। तो ये इसलिए हमें इस जो मानव जीवन पर जो ज्योतिष का प्रभाव है, इसको समझना चाहिए, इसको फील करना चाहिए, इसके अनुसार हमें अपना जीवन को चलाना चाहिए। जैसे मुहूर्त देख करके काम करें, कुंडली देख करके काम करें, और क्या बोलते हैं, मुहूर्त देख करके यात्राएं करें, विवाह करें, संस्कार करें। आजकल के टाइम में कुछ हो ही नहीं रहा, तो अब धीरे धीरे विकृतियां उत्पन्न हो रही है। अंग्रेजों को देख रहा हूं मैं, वो मुहूर्त देखकर हर काम करते हैं, इवन उनको यात्रा भी करनी हो तो मुहूर्त देख कर रहे हैं। तो वो समझ चुके हैं कि वैज्ञानिकता है इसमें, और इसका प्रभाव है जीवन में, और उनको लाभ भी मिल रहा है। आजकल जो ये सरकार चल रही है, जो ये राजनीति चल रही है, क्या ये ज्योतिष और ज्योतिषियों के प्रति कुछ लाभ कर रही है, कुछ कदम उठा रही है, जिससे कि ज्योतिष को लोग पढ़े, ज्योतिषाचार्य लोग बने, या चुप्पी साधे हुए हैं? ये थोड़ा राजनीतिक प्रश्न आपका हो गया है। हालांकि मैं एक अध्यापक हूं, मुझे इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी जब आपने प्रश्न किया तो मुझे कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। पिछले 13 वर्षों से मैं अध्यापन करा रहा हूं, और इस मुद्दे पर मुझे ज्यादा अनुभव है। ज्यादा अनुभव इसलिए है क्योंकि मैं स्थितियां देख रहा हूं पूरे उत्तराखंड में। हालांकि बाहर के अन्य प्रदेशों का मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में क्या चल रहा है ज्योतिष, कर्मकांड और इनको अध्ययन करने वालों के प्रति, वो सब मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। जैसे अपने संस्कृत विद्यालय हैं, उत्तराखंड में इतने संस्कृत विद्यालय हैं, इतने गुरुकुल हैं, जिनमें कि मतलब बहुत सारे छात्र पढ़ रहे हैं,
और कई छात्र मेरे जैसे भी पढ़ रहे हैं। मैं भी इन्हीं गुरुकुल से, जिस गुरुकुल में मैं इस समय अध्यापन कर रहा हूँ, इसी गुरुकुल से मेरे अध्ययन भी हुआ है। तो मैं देख रहा हूं कि बहुत पहले से, जब से मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो सरकार इनके प्रति बिल्कुल निष्क्रिय है। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इसका संवर्धन करना चाहिए। हर बार ये क्या करते हैं कि वादे करते हैं, खास करके संस्कृत वालों से वादे करते हैं और करते कुछ नहीं है। अभी वर्तमान समय में बड़ी मुश्किल से आंदोलन करने के बाद हमको जो वेतनमान मिल रहा है वो मानदेय मिल रहा है, और वो मानदेय कितना है? 25,000। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हमारे ऊपर पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी होती है। कक्षा 6 से लेकर के आचार्य पर्यंत तक की जिम्मेदारी हम लोग निर्वहन करते आए हैं अभी तक। लेकिन क्या है स्थितियां? 20-20, 25-25 और 20-25,000 तो अभी 3-4 सालों से मिल रहा है। उससे पहले तो हम 2,000, 2,500, 3,000, 5,000 ऐसे में काम करते आए हैं। अभी आप 13 साल का अनुभव है ना, तो 13 साल में से अगर आप 4 साल हटा दीजिए तो कितने साल हमने फिर 5,000 रुपए पे काम किया होगा, कितने साल फिर हमने 2,000 रुपए पे काम किया होगा। तो फिर भी हम लोग अपना, क्योंकि हम इस विद्या से जुड़े हैं और हमारी भावनाएं जुड़ी हैं इस विद्या से, तो हम अध्यापन करा ही रहे हैं जैसे तैसे। सरकार का इस पर कोई कार्यवाही नहीं है, कोई हस्तक्षेप नहीं है। इवन विभाग तो बना दिया है, संस्कृत विभाग अलग से, सब कुछ कर दिया है, कागज मतलब चल सब कुछ रहा है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। कारण क्या है? अच्छा, दूसरा क्या है कि अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय से कि संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की भी कम होने लग गई है संख्या। कारण क्या है कि जब उन्हें पता लग रहा है कि भाई जब हमारे मास्टर ही जो है फालतू घूम रहे हैं, उनको ही नौकरी नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे पढ़ के। अच्छा, दूसरा सरकार का मेरे पास एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था, मैं कई चर्चा में था बैठा हुआ, तो वो कह रहे थे कि संस्कृत क्या रोजगार उत्पन्न करता है। मैंने कहा आज तक आप ये बताओ कि आपके पास संस्कृत वाले कितने व्यक्ति आए रोजगार मांगने के लिए? हर दिन कोई ना कोई धरने पे बैठा रहता है। हमने केवल इतने सालों में अब जाके धरने करने शुरू किए। आज तक कितने धरने किए? कितने हजारों की संख्या में हमारे उत्तराखंड में विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं। हजारों में से मामूली से हम लोग जो है 250-300 लोग आंदोलन में लगे हुए हैं जो अध्यापन कार्य करते हैं। उसके अलावा बाकी विद्यार्थी भी तो है, बाकी विद्वान भी तो है। कैसे उनका भरण पोषण चल रहा है? क्या वो सरकारी नौकरियों पे? क्या उनको कुछ रोजगार दिया है तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा रोजगार सृजन जो करता है वो संस्कृत करता है। कैसे? मैं बताता हूं आपको। कुछ नहीं होगा उसके पास तो वो कर्मकांड करेगा, अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, और करते ही आए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। बहुत पहले से मैं देखता आया हूं कि जिन लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है वो कर्मकांड कर रहे हैं। ज्योतिष का कार्यालय खोले हुए हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं। जितने टूरिस्ट बाहर से आते हैं सब यहाँ भारत में सिर्फ एक वजह से आते हैं, स्पिरिचुअलिटी की वजह से, कि यहाँ स्पिरिचुअलिटी है। उस स्पिरिचुअलिटी को जो डिलीवर करा रहे हैं वो जो हम संस्कृत से पढ़े हुए लोग हैं वो डिलीवर कर रहे हैं। कैसे? कि हम उनका कर्मकांड कर लेते हैं, हम उनका ज्योतिष देख लेते हैं, हम उनकी जन्म पत्रियां देख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं और सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं हम लोग, सबसे ज्यादा टूरिज्म हम दे रहे हैं। लेकिन सरकार का हम संस्कृतज्ञों के प्रति कोई रवैया नहीं है। लेकिन उनको मदरसों में जो हैं और जो पादरी वगैरह हैं उनको वेतन दे रही है। हमारे मंदिरों में इतने ब्राह्मण काम कर रहे हैं, किसको वेतन मिल रहा है? और जो वेतन मिल भी रहा है 1,000-1,500 रुपए वेतन मिल रहा है, 1,500 रुपए से ऊपर कोई वेतन नहीं दे रहा। और वो जो वेतन दे रहा है वो मंदिर अपनी व्यवस्था से दे रहा है और एक आधे व्यक्ति को दे रहा है, सबको थोड़ी दे रहा है। मंदिर में कितने लोग पूजा करते हैं, स्वीपर से लेकर के और ऊपर तक पुजारी और संरक्षण तक कितने लोग काम कर रहे हैं संस्कृत वाले। लेकिन किसी को कुछ देने की इनकी इच्छा हुई। हाँ, अभी केंद्र सरकार से एक अनुदान शुरू हुआ है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से। तो उन्होंने क्या किया कि पंडितों के लिए एक 2,000 रुपए 2,500 रुपया अनुदान उन्होंने देना शुरू किया है। तो वो एक प्रशंसनीय विषय है। ऐसी कुछ योजनाएं ब्राह्मणों के लिए निकाले ना। क्यों ब्राह्मण इधर उधर भटकता रहेगा? क्यों हम समाज में दुत्कारे जाते हैं?
आप देख लो, पूजा हम करते हैं, कर्मकांड हम लोग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे ब्राह्मण भाई, उनका संरक्षण होना चाहिए, उनका संवर्धन होना चाहिए, वो हमारी संस्कृति को बचा रखें। हम ये सब लोग, ये जो विद्यार्थी पढ़ के निकलेंगे, ये हमारी संस्कृति को बचाएंगे। और जहां संस्कृति है वहीं संस्कार है, और जहां संस्कार है वहीं सृजन है। नहीं तो सब प्रलय हो जाएगा। जब तक संस्कृति नहीं बचेगी, संस्कार नहीं बचेंगे, सृजन नहीं होगा, सृजन नहीं होगा। और सृजन भी कैसा होगा? संस्कारों के साथ, संस्कार बचाने, संस्कृति बचाने पे अच्छा सृजन होगा। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार को कुछ करना चाहिए इस मामले में। हालांकि क्या ही कहें। जी, तो आपने देखा कि अध्यापक कमल डिमरी जी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पे बात करी, ज्योतिष के क्षेत्र में बात करी। और आजकल की जो ज्योतिष, या हम कहें कि संस्कृत पठन या पाठन करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनके साथ सरकार जो है बहुत ही रूखा बर्ताव कर रही है। इसी के साथ मैं डिमरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया और थोड़ा सा हमें भी जानकारी जो है, जागरूकता हमारी बढ़ाई ज्योतिष के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए DBM न्यूज़।